भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। जस्टिस एम हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ऑप्शन जो है वो तीनों ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीवी गिरी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश एमएम सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली कोबर्सियर द्वारा, एडविन लुटियंस द्वारा, तरुण दत्त द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य परिषद के। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान है 78 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ हमारे औपचारिक प्रधान होते हैं। कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या स्थिति होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट है,
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। CSIR के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संशोधन के द्वारा हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान से इतर इसका सृजन किया गया है, इसलिए इसे कहेंगे कि संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है या जिस दल के पास संभावना होती है कि वो बहुमत प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। नेक्स्ट है, भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल के सदस्य सिर्फ निम्न सदन तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि उच्च सदन का भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन यदि अन्य व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य होता है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है, अदरवाइज उन्हें फिर हटना पड़ता है पद से। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत की सही स्थिति को व्याख्या करते हैं। वो स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहता है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। और डी ऑप्शन की अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ये तीनों स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति को सही रूप से विवेचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) में सीधा कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50। मिनिमम 50 सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उपस्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संघीय संसद। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विधायिका के। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कि कार्यपालिका को विधायिका के अधीन रहकर कार्य करना होता है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है
और कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 352 में ही एक बार मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया है। वो स्थिति यह है कि संविधान का अनुच्छेद 352 के खंड 3 में इसका प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। इसके अलावा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 के खंड ख में कहा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये गलत है। निर्वाचन में मतदाताओं की सूची जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत जब्त कर ली जाती है। इसलिए आंसर जो है 1/6 किसी में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2026 तक। संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 83(3) में जोड़ा गया है कि 2000 के स्थान पर जो है ना, पहले जो है जनसंख्या 2000 का था कि 2000 तक यथावत रहेगा, उसको संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया और वर्तमान में जो है 1971 की जनगणना ही कैलकुलेट की जाती है, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 552। भारत में लोकसभा में कुल 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 31। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 1973 में लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। और अभी जो है वर्तमान में 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कुल 6 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में आरक्षण है, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। और गुजरात जो डी ऑप्शन है, गुजरात में 4 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। नेक्स्ट है, निम्न संविधान संशोधनों में से कौन सा राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां एवं 31वां। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 520 निश्चित की गई थी उस समय। उसके बाद फिर 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 530 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है, तो किस स्थिति में भंग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान और विघटन तीनों द्वारा की जा सकती है समाप्त। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 माह। दोस्तों यहाँ जो है 2 माह एग्जैक्ट ये भी नहीं है, क्योंकि जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया 60 दिन तक। संविधान के अनुच्छेद 104 के 101 के खंड 4 में कहा गया है कि संसद में जो है कुल 60 दिन तक बिना किसी सूचना के या आज्ञा के अनुपस्थित रहने पर किसी संसद की सदस्यता चली जाएगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 लाख। लोकसभा में जो है 70 लाख है और विधानसभा चुनाव के लिए यह सीमा 28 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो है वो 25 अक्टूबर 1951 से 26 फरवरी 1952 तक हुआ था, जिसमें कुल 489 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन जो है वो 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष तक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5वीं लोकसभा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो लद्दाख है, जिसका क्षेत्रफल 1,73,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है। दूसरे स्थान पर बाड़मेर है, तीसरा कच्छ है, चौथा अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी, अरुणाचल पूर्वी और 5वां अरुणाचल पश्चिम है। इसी प्रकार लोकसभा का क्षेत्र जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो है दिल्ली का चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के अध्यक्ष चयनित किए जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का जो है चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपने पद के रूप में यानी कि स्पीकर के रूप में या डिप्टी स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में ही उनका शपथ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का जो है कर्तव्य होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए तथा जो स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करना। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग
किस में करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन है वो? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4 में। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में। भारत के सिर्फ एक राज्य में ही समान नागरिक संहिता लागू है, वो है गोवा। नेक्स्ट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्धारक तत्व में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र और न्याय की स्थापना के लिए, और भारत में जो है नीति निर्धारक तत्व में इसका उल्लेख किया गया संविधान में, यानी कि राज्य भरसक प्रयास करेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, दोनों के अधिकार एवं कर्तव्य अलग अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। बाकी 3 जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है, जैसे कि पहला ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ये तीनों हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को घोषित करता है? इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य के कुछ तत्व जो है वो प्रस्तावना में भी है, लेकिन जब दोनों में से एक को चुनना हो तो ऑप्शन डी मारेंगे हम, नीति निर्देशक तत्व। और अगर दोनों रहता है कि प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों, तो ऐसी स्थिति में दोनों को ऑप्ट किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य के गाइडलाइंस है, यानी कि इनमें जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है राज्य उन चीज़ों को फुलफिल करने का भरसक प्रयास करेगा, लेकिन कोई भी नागरिक इसके लिए न्यायालय में दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का समान काम के लिए समान वेतन हो। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राणियों में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये तीनों जो हैं मूल अधिकार हैं, जबकि समान काम के लिए समान वेतन मूल अधिकार में नहीं, अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, यानी कि राज्य भरसक प्रयास करेगा कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को लागू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। बाकी 3 जो हैं वो संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। बाकी 3 जो है मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये तीनों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में दावा किया जा सकता है, वाद किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय में कोई वाद नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में प्रौढ़ शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। ये जो है अस्पृश्यता उन्मूलन संविधान में नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार में शामिल किया गया है। बाकी 3 ऑप्शन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केटी शाह। दोस्तों हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये ऐसे सिद्धांत हैं जिसके लिए कि राज्य प्रयास करेगा, यानी कि राज्य की जब भी क्षमता होगी जिन चीज़ों को डेवलप करने की, उन चीज़ों का उल्लेख कर दिया गया है कि आपकी गाइडलाइंस ये हैं, इनके अनुसार आप कार्य कीजिए। यानी कि जैसे जैसे क्षमता में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे उन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता जाएगा, यानी कि मूल अधिकार में शामिल करता जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्देशिका। दोस्तों उद्देशिका के बारे में आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वही बाद में प्रस्तावना बन गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। उसमें कहा गया है संविधान में कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष की जगह एग्जैक्ट जो शब्द आता है वो पंथ निरपेक्ष, जबकि अंग्रेजी में सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, अखंडता। अखंडता बाद में जोड़ा गया था, तो मूल संविधान जो था वो पहली बार 1975 के बाद संशोधित हुआ था 76-77 में। इसलिए 75 में जो है मूल संविधान का ही प्रस्तावना था और उसमें अखंडता शब्द नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द को सही भाव व्यक्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। पहले
मूल अधिकार दिया गया था, आर्थिक को है जो मूल अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा लिया गया, क्योंकि राज्य में हमारे देश में ढेर सारी परेशानी आ रही थी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में। लोग अपनी भूमि नहीं दे रहे थे कि उनका आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता को जो है वो हटा लिया गया मूल अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया, जो लागू हुआ 3 जनवरी 1977 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनके संदर्भ में पूछा जाए तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इसलिए अगर अंबेडकर का उल्लेख आता है तब ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अदरवाइज सिर्फ पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, के एम मुंशी। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका को संविधान का भाग होने की धारणा सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तुत की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, यानी कि संविधान का मौलिक ढांचा है प्रस्तावना? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी कि 10%। कुल सदस्य संख्या का 1/10 पूरा होने के बाद ही गणपूर्ति होगा और संसद की कार्रवाई शुरू होती है। इसी तरह विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी कुल सदस्यों का जो है 1/10 प्राप्त होना जरूरी है। कुछ दिन पहले तक बिहार में जो है, बिहार विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं आ पाई थी विधानसभा में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। किसमें की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा की व्याख्या। इसका आंसर होगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक न्याय जो है पहले मूल अधिकार में भी दिया गया था, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा लिया गया, जिसका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। और अब आर्थिक न्याय की अवधारणा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में परिलक्षित होती है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद में राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि राज्यों के गठन के लिए विशेष संशोधन की जरूरत नहीं है, सिर्फ साधारण संशोधन से राज्यों का गठन हो जाएगा, नए राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 69 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दादर एवं नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। यह स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है उसे बताइए। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये गलत स्टेटमेंट है, मैसूर का नया नाम जो है वो कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, इसमें अल्पसंख्यक का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 से। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355 355। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का 3 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस स्थिति में? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपरोक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर, यानी एबीसी तीनों स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। निम्न में से किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त भी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर
अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन भी स्थगित कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 एवं 21। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 और 20 को। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर, राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत। और ये जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 माह। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ए आंसर होगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, के.एम. नाम्बियार। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है इसमें, और इसका प्रयोग अब तक नहीं हुआ है भारत में। यानी कि भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। आपातकाल 3 प्रकार का है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था, इमरजेंसी जिसे कहते हैं। और राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में लगते रहते हैं हमेशा। और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत प्रावधान किया गया है। इसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है भारत में। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। डी आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 172(1) में किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह स्टेटमेंट गलत है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217(1) में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किस निधि से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से, यानी कि राज्य की संचित निधि से दिया जाते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 202(3) में किया गया है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 112(3) में किया गया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112(3) में किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते जो है ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 62 वर्ष। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के। ये आंसर होगा। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अधिकार। इसका प्रावधान अनुच्छेद 226 में किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का परमादेश जारी करने की शक्ति जो है सिर्फ मूल अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32 के तहत। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंबई उच्च न्यायालय। इसके अंतर्गत गोवा का भी उच्च न्यायालय है और दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का क्षेत्र भी बंबई उच्च न्यायालय आता है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परमादेश। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ये उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी कि बाकी तीन जो है बी, सी और डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये तीनों उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। जबकि परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है ये केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 143 143 के तहत। निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।